अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो हमारे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 37 है और ये समर 2011 के सवाल से इसकी इन्फॉर्मेशन ली गई है। अच्छा जी, ऑप्शन टू फाइनेंस कैश फॉर एक्विजिशन विया डेट और इक्विटी। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि जाहिर है जब आप किसी कंपनी को परचेज़ करते हैं तो उसको परचेज़ करने के लिए आपको कैश की ज़रूरत होती है। अब अगर आपके पास कैश रिजर्व में पड़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने वो कैश किसी से लेना होगा। अब कैश लेने के लिए दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करें और आप कैश लें, यानी कि कैश डेबिट और लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट, ठीक है, या फिर आप अपनी कंपनी में नए शेयर्स इशू करें, यानी कि इक्विटी, यानी कि इसकी डबल एंट्री होगी बैंक या कैश डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब इस सवाल में देखते हैं, बोलता है व्हेन कंपनी विशेस टू एक्वायर अनदर कंपनी फॉर कैश, द कैश नीडेड फॉर एक्विजिशन मे बी रेज्ड विया फर्दर डेट इशू और issue of new shares या rights issue to existing shareholders. The summer 2011 past paper question was therefore a mix of merger and acquisition and financing decision chapter. Merger and acquisition का मतलब ये है कि किसी कंपनी को खरीद कर अपने पास एक्वायर करना। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये है कि उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसा लिया जाएगा, इस तरह की गुफ्तगू। The requirement had two options. Number one, company can raise additional debt to finance the acquisition. रिक्वायरमेंट में ये बात कही हुई थी कि या तो कंपनी जो है वो मजीद डेट इंस्ट्रूमेंट डेट्स इशू कर दे एक्विजिशन के लिए। नंबर टू, इट कैन फाइनेंस द एक्विजिशन पार्टली बाय इशूइंग मोर डेट एंड पार्टली बाय इशूइंग द राइट्स शेयर्स। या फिर कंपनी जो है वो कुछ हद तक डेट इशू कर दे, कुछ हद तक जो है वो इक्विटी इशू कर दे। Upon issuance of more debt or equity, company's debt to equity ratio changes and this may have implication over company's finance cost. We may now practice an extract from the past paper question as below. अब होता ही है कि जब आप नया डेट और इक्विटी इशू करते हो तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो चेंज होता है और उसकी वजह से आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। अगर आपकी कंपनी के पास पहले से किसी से आपने लोन लिया हुआ है और आप फर्दर लोन लेने जा रहे हो बैंक, तो बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पहले ही आप लोन में घिरे हुए हो। लेकिन अगर आपके पास कंपैरेटिवली पहले से कुछ लोन नहीं होता या बहुत कम लोन होता है तो जो है वो कंपनी को बैंक कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब इस सिनेरियो को रीड करते हैं। सिनेरियो में है यूआरडी एक लिस्टेड कंपनी है, वो एक्वायरर है, और काय अनलिस्टेड कंपनी है और वो टारगेट है। एक्विजिशन विल बी बाई पेमेंट ऑफ कैश टू काय शेयर होल्डर्स। वेरियस ऑप्शंस टू फाइनेंस दिस एक्विजिशन आर पॉसिबल। अच्छा, कैश से एक्विजिशन करने का मतलब ये है कि मैं उसके शेयर्स खरीदूंगा, ठीक है ना, और उसके बदले उसको मैं कैश पे कर रहा हूँगा, यानी कि उस कंपनी को मैं परचेज कर लूँगा। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट फाइनेंसिंग विल डिपेंड अपॉन द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी एज फॉलोज। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 40:60 के बीच में होगा तो 16% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 50:50 होगा तो 17%। इसी तरह से 60:40 पर 18% और 70:30 पर 20%। यानी कि जितना कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये है कि जितना डेट बढ़ता जाएगा उतना इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनी में फाइनेंसिंग का एलिमेंट डेट वाला ज़्यादा हो रहा होगा। डेट पर जो है वो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा उधार होते हैं तो मुझे नया उधार जो है वो महंगे दामों में मिलता है, क्योंकि मेरी कंपनी में एक फाइनेंशियल रिस्क का फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। करंट भी एक्विजिशन इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। एक्विजिशन से पहले की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, और उस इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन मिलियंस है, नंबर ऑफ शेयर्स है, डेट इन मिलियंस है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 35%, करंट शेयर प्राइस ऑफ यूआरडी इज ₹52.5, पी रेशियो ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज आर 10% लेस देन दोज ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। शुरू के कुछ सवाल में मैंने ये एडजस्टमेंट फैक्टर बताया था। अगर सवाल में प्रेजेंट ना हो तो हम इस एडजस्टमेंट फैक्टर को 2/3 वाला हिसाब किताब करते थे। इस तरह से मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास मेंशन है कि भाई अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका जो पी रेशियो होगा वो 10% कम होगा। कैलकुलेट द पी रेशियो ऑफ यूआरडी एंड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इट्स शेयर्स या मार्केट वैल्यू। पी रेशियो कैलकुलेट करना है यूआरडी का और इसके सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दूसरा है कैलकुलेट पी रेशियो ऑफ काय एंड इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है ना, मैंने इतने सारे आप लोगों को सवाल करवाए तो थोड़ा सा ज़रा तेज़ी में हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक कंपनी हमारे पास है यूआरडी, कैलकुलेट पीई रेशियो ऑफ यूआरडी। अच्छा, सबसे पहले तो ईपीएस कैलकुलेट कर देते हैं, अर्निंग्स पर शेयर। यूआरडी का अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा, 300 मिलियन की अर्निंग्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 40 मिलियन शेयर्स हैं तो अर्निंग्स पर शेयर 7.5 हो जाएगा। इसके बाद शेयर प्राइस हमें दी हुई है, हाँ जी, शेयर प्राइस मेंशन्ड है
अगर शेयर प्राइस की बात करते हैं ना तो शेयर प्राइस 52.50 की हमें मौजूद है, दी हुई है। शेयर प्राइस जो है वो 52.50 है। तो इस हिसाब से हमारा पी रेशो आ सकता है। पी रेशो के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि 7 का मेरा पी रेशो आ गया। अच्छा, दूसरी मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। मार्केट वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, पहला तो था कैलकुलेट पी रेशो ऑफ यूआरडी एंड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इट शेयर्स या मार्केट वैल्यू। एक शेयर की वर्थ कितनी है 52.5 और कंपनी के कितने इशूड शेयर्स हैं 40 मिलियन, तो 2100 मिलियन जो है वो पूरी वर्थ हो गई इस कंपनी की। इसी तरह से था कैलकुलेट पी रेशियो ऑफ काय एंड इट्स मार्केट वैल्यू। अब काय की वर्किंग कर लेते हैं कि काय की वर्किंग में क्या होगा। काय की वर्किंग का पी रेशियो सबसे पहले देख लेते हैं। सर पी रेशियो जो है ना वो, क्योंकि यूआरडी एक लिस्टेड कंपनी है, यूआरडी एक लिस्टेड कंपनी है और काय एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी का पी रेशियो 10% कम होगा, यानी कि आप काय के यूआरडी के पी रेशियो का 90% ले लो। अगर उसका पी रेशियो 7 था तो काय का पी रेशियो जो है वो 90% यानी कि 6.3 होगा। इसके बाद हम मार्केट वैल्यू पर आते हैं। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो काय जो है ना उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 250 है और उसका पी रेशियो जो है ना वो 6.3 है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाती है जो कि 1575 है। ये भी हमारी पिछली डिस्कशन का चीज़ें पार्ट रही हैं। और सीधी सी बात यह है कि अगर मार्केट प्राइस पर शेयर ढूंढनी है तो आप पीई रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हो अर्निंग्स पर शेयर से। अगर मार्केट वैल्यू ढूंढनी है तो आप पीई रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल अर्निंग्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। ये तरीका होता है। तो आपके पास काय की वैल्यू भी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इफ कंपनी विशेस टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग्स बाय डेट फाइनेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेट टू बी इशूड। अगर कंपनी ये सोच ले कि मैं 100% कंपनी को खरीदूंगा और उस कंपनी को 100% खरीदने के लिए जो मैं फाइनेंसिंग लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, वो डेट फाइनेंस से लाऊंगा, यानी कि किसी से उधार लेकर कंपनी को खरीदूंगा। उस केस में व्हाट विल बी दी अमाउंट ऑफ डेट टू बी इशूड, तो मुझे कितना डेट चाहिए होगा, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है इतने की कंपनी है, ये मार्केट वैल्यू है, और अगर 100% पैसा जो है वो डेट से आएगा तो मुझे 1575 का डेट इशू करना पड़ेगा। ये है डेट टू बी इशूड, इतना डेट मुझे इशू करना पड़ेगा, ये मेरा डेट टू बी इशूड होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बोलता है कि अच्छा क्या था, इफ कंपनी विशेस टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग बाय डेट फाइनेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेट टू बी इशूड। इफ कंपनी विशेस टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग्स बाय डेट फाइनेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू डेट टू बी इशूड। अच्छा, ये मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट रिपीट हो गई है ना थोड़ी सी। इफ द कंपनी विशेस टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग्स बाय डेट फाइनेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेट टू बी इशूड। इफ द कंपनी विशेस टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग्स बाय डेट फाइनेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू डेट टू बी इशूड। अगला, इफ कंपनी विशेस टू एक्वायर 60% शेयर होल्डिंग्स बाय डेट फाइनेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू डेट टू बी इशूड। देखिए, जब हम 60% कंपनी जो है वो डेट फाइनेंस के थ्रू खरीदेंगे, यानी कि हम 60% के लिए उधार लेंगे, तो जो टोटल अमाउंट है 1575 का, इसका 60% मुझे जो है वो उधार पर चाहिए होगा, विच इज़ 945। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर बोलते हैं assume that company has decided to finance 100% acquisition via debt finance, calculate the total amount of debt in the company after issuance of new debt for acquisition। अब एज्यूम करो कि कंपनी का ये फैसला है कि हम काय को ख़रीदने के लिए जितने भी पैसे लाएंगे, सारे के सारे पैसे डेट फाइनेंस के ज़रिए लाएंगे, यानी कि 100% जो है वो हम किसी से उधार ले रहे होंगे, तो 1575 का हमारा उधार होगा। अब वो बोलते हैं ऐसे केस में मुझे बताओ कि कंपनी का जो टोटल अमाउंट ऑफ डेट होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डेट इन द कंपनी होगा, वो कितना बन जाएगा। अब जब हम टोटल अमाउंट ऑफ डेट की बात करेंगे, मैं बस 1 मिनट लूँगा आप लोगों का, ज़रा मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो म्यूट कर लूँ, वरना वो पीछे शोर करता रहेगा, सॉरी। अच्छा जी, वापस से शेयर करते हैं स्क्रीन को। हाँ जी, तो अगर बात सारी ये है कि अगर जो है वो कंपनी जो है वो 1575 का डेट लेती है, इसके अलावा कंपनी के पास पहले से कितना डेट है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, पहले से जो है ना वो 1500 मिलियन का डेट मौजूद है, तो 1575 और 1500 यानी कि टोटल डेट 3075 हो जाएगा। अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट क्या है, नोट if you are given with market values of debt and equity, it is preferred to calculate debt to equity ratio based on market values rather than book values. Further, there are two formulas, debt divided by equity or debt divided by debt plus equity, to compute company's gearing. When you are supposed to write comments in a ratio question, you may use any of them and adjust your comments appropriately, since both will have different numerical values and have different meanings.
In the current question, we are given with some calculated debt to equity ratios. We will use market values as we are given with them, and decide upon the formula. We will see what is more realistic and near to the calculated debt to equity ratio in the chart. देखें इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा. वो ये कहता है कि जब आपके पास डेट और इक्विटी की मार्केट और बुक वैल्यू दोनों दी हुई हों तो डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मार्केट वैल्यूज यूज़ करना रादर देन कि आप बुक वैल्यूज़ यूज़ करो. लेकिन अगर जाहिर है बुक वैल्यू दी हुई है तो फिर उसी पे गुजारा करना होगा. दूसरा वो ये कहते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी और दूसरा होता है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी. दोनों को हम गियरिंग कहते हैं. अगर कोई कमेंट्स वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें तो आपने जो फॉर्मूला जो है यूज़ किया है उस हिसाब से कमेंट्स लिखोगे. कमेंट्स वाले क्वेश्चन आप कुछ देख लीजिएगा. लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उस केस में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कौन सा यूज़ करना है, या आप अगर कोई और सवाल है तो फिर आपने वो देखना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है या क्या इस चार्ट से ज़्यादा मैच कर रहा है. बहरहाल हमारा अभी तो डेट का अमाउंट जो है ना वो 3075 आ रहा है. अगली रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशियो इफ 100% फाइनेंस इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ डेट. अगर कंपनी 100% फाइनेंस जो है वो डेट के फॉर्म में ऑब्टेन करती है तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होगा वो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा. देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो दो तरह से कैलकुलेट होता है. अच्छा, ये जो हमारी यूआरडी कंपनी है अगर ये 100% फाइनेंसिंग डेट के ज़रिए करती है तो इसका टोटल डेट जो है वो 3075 हो जाएगा. करेक्ट, ये टोटल डेट है. अच्छा, इसकी टोटल इक्विटी की वैल्यू कितनी है? टोटल इक्विटी की वैल्यू कितनी है? टोटल इक्विटी की वैल्यू 2100. ठीक है. अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशियो दो तरह से कैलकुलेट होता है. एक होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. इस केस में ये आपका डेट है, ये आपकी इक्विटी है. ये रेशियो 1.46 बन रहा है. दूसरा डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी. इसको भी हम कभी कभी डेट टू इक्विटी रेशियो ही कहते हैं. इस केस में आप डेट को डिवाइड कर दोगे डेट प्लस इक्विटी से. ठीक है जी. तो ये 0.594 बन रहा है. अब बात सारी ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये मेंशन नहीं है कि इससे कौन सा तरीका जो है ना वो यूज़ किया होगा. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर लेट से नीचे वाले तरीके से हम चलते हैं, अगर ये जो नीचे वाला तरीका है ये कंपनी ने यूज़ किया है क्योंकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक 60 के आसपास लग रहा है, या ऊपर वाला तरीका भी यूज़ हो सकता है. अच्छा, अब यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है. डेट टू इक्विटी रेशियो 40:60. देखिए इन दोनों फॉर्मूलों की इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल अलग हैं और इन दोनों फॉर्मूलों की जो इंटरप्रिटेशंस है ना वो इंटरप्रिटेशंस मैंने आप लोगों के साथ सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस करी हुई है. अब यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो मिसाल के तौर पर पहले वाले तरीके से कैलकुलेट हुआ है, एक एजम्पशन है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट हुआ है पहले वाले तरीके से. ये 60:40 का मतलब क्या होता है? डेट टू इक्विटी 60:40. अब मैं ज़ाहिर है ये रेशियोज़ का क्वेश्चन नहीं है तो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ हद तक आप लोगों को बात समझा देता हूँ कि देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 60:40 का यहाँ पर मतलब ये जाहिर हो रहा है कि अगर कंपनी के पास 60 का डेट है तो 40 की इक्विटी है. अगर कंपनी के पास 60 का डेट है तो 40 की इक्विटी है. विच मीन्स के ये जो 60:40 का डेट टू इक्विटी रेशियो है इसको हम 60 डिवाइडेड बाई 40 भी लिख सकते हैं और 60 डिवाइडेड बाई 40 कितना होगा? 1.5. तो मैं काम करता हूँ ऊपर वाले रेशियोज़ को ज़रा कन्वर्ट कर लेता हूँ. देखिए 40:60 का मतलब हो गया 40 डिवाइडेड बाई 60. इसी तरह से 50 डिवाइडेड बाई 50. इसी तरह से 60 डिवाइडेड बाई 40. इसी तरह से 70 डिवाइडेड बाई 30. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्रोबेबली इस सवाल में ये वाला मेथड यूज़ किया गया है, ऊपर वाला मेथड यूज़ किया गया है. ठीक है, और ये कैसे पता चला कि नीचे वाला मेथड यूज़ नहीं किया गया? जनाब ये अंग्रेज़ी का एक अच्छा सा प्यारा सा पैराग्राफ है, इसको ज़रा एक बार दोबारा पढ़िएगा. फिर बोलते हैं कैलकुलेट कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशियो इफ 100% फाइनेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ डेट. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. नोटिफाई द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट इफ 100% फाइनेंस इज इन दी फॉर्म ऑफ डेट. यानी कि क्या इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा अगर 100% जो फाइनेंसिंग है वो डेट के फॉर्म में. देखिए हमें पता है कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो 40/60 यानी कि 0.66 समथिंग आएगा. तो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 16% होगा. जैसे जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता रहता है, जैसे जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता रहता है, वैसे वैसे इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ती रहती है. अच्छा, अब अप टू भी लिखा हुआ है. अप टू का मतलब क्या होता है? अप टू का मतलब इस हद तक.
इस हद तक 16% का इंटरेस्ट रेट होगा। जैसे ये हद क्रॉस हो गई और इस हद में आ गया, इस हद तक 17% का रेट होगा, इस हद तक 18% का रेट होगा, इस हद तक 20% का रेट होगा। यानी कि अब देखिए मेरे पास जो डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है ना वो 1.464 आ रहा है, और 1.464 जो है ना वो 1:1 या 50:50 की हद के बाद होता है। इस हद तक होता, 50:50 तक मेरा रेशियो होता या 1 के अंदर अंदर मेरा रेशियो होता, तो एप्लीकेबल रेट इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 17% होता। लेकिन मेरा जो रेशियो आ रहा है वो 1.46 समथिंग आ रहा है, 1.46 समथिंग आ रहा है, यानी कि 1.5 की हद के अंदर है, इसकी हद के बाहर है, यानी कि मेरा एप्लीकेबल रेट जो है ना वो 18% होगा। मेरा एप्लीकेबल रेट जो है ना वो 18% होगा। ये मेरा सही आंसर होगा। मुझे जो नया इंटरेस्ट मिलेगा वो 18% के हिसाब से मिलेगा। इसलिए 18% के हिसाब से मिलेगा क्योंकि मेरा जो डेट इक्विटी रेशियो बन रहा है वो 1.46 समथिंग बन रहा है, यानी कि वो 60:40 है, क्योंकि 60:40 भी 1.5 होता है। 1.5 की हद तक 18% का रेट अप्लाई होना था, तो मेरा जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है वो 18% है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 18% है। ठीक है जी, अगला पार्ट देखते हैं सवाल का। अच्छा, इसका आप आंसर वाला हैंड आउट भी ले लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैंने आंसर वाले हैंड आउट में जो है वो इसको डिस्कस किया हुआ होगा, सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब बोलते हैं कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ द न्यू कंपनी फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ फाइनेंस इज इन द फॉर्म ऑफ डेट। अगर डेट की फॉर्म में जो है वो फाइनेंस होगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है एनुअल वो कितना होगा। अच्छा देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ न्यू कंपनी यानी कि एक्विजिशन के बाद होगा कुछ इस तरह से। देखिए हमारी कंपनी इनिशियली अभी 300 कमा रही थी, यूआरडी काय को हमने खरीद लिया वो 250 कमाती है, तो 300 भी हम कमा रहे होंगे, 250 भी हम कमा रहे होंगे, दोनों कंपनीज एक हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट पर आते हैं। इंटरेस्ट का रेट जो अप्लाई होगा वो क्या अप्लाई होगा। अब देखिए मेरे पास जो उधार है, जो मुझे नया डेट इशू करना है वो 1575 करना है। एग्रीड, 1575 का डेट इशू करना है, नया वाला। सर पुराने डेट का कुछ नहीं कर रहे आप बेटा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 300 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 300 का है उसमें ये जो 1500 का डेट मैंने पहले लिया हुआ था, इस पर जो इंटरेस्ट मैंने दिया होगा वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। नया डेट मैंने जो कार खरीदने के लिए लिया है वो 1575 का लिया है, उस पर मुझे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरेस्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो टैक्स का एक्सपेंस रिड्यूस होता है। यानी कि वैक के चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट 35% है, तो मेरा जो खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 65% होगा। मेरा जो खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 65% होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने 1575 का डेट इशू किया, उस पर आपको 18% के हिसाब से जो अमाउंट बनता है उसका आपने सिर्फ और सिर्फ 65% लिया है, सिर्फ 65% लिया है, तो वो 184.27 बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा अब नया वाला कंपनी को एक्वायर करने के बाद वो 365.72 पर चला जाएगा। ठीक है जी, देखिए मैंने दोनों कंपनीज का प्रॉफिट ऐड किया, जो नया मैंने डेट लिया है उस डेट पर देने वाली इंटरेस्ट की परसेंटेज को, इंटरेस्ट की कॉस्ट को मैंने माइनस किया, जितना मैंने उधार लिया था उसका 18% और उसका 65%, और फिर ये नेट मेरे पास 365.72 बच गया। आगे बोलता है अंडर द जनरल अजम्पशन इन पीई रेशियो एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन थ्योरी हैंड आउट, if nothing is mentioned, the simplest assumption will be that acquirer's PE ratio will prevail after acquisition. आप PE रेशियो में ये एज्यूम करते हो कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एक्वायरर है उसका PE रेशियो प्रीवेल करेगा। एक्विजिशन के बाद एक्वायरर का जो PE रेशियो था वही PE रेशियो पूरी नई कंपनी का होगा। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी, इस बुनियाद पर नई कंपनी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी जाए। ऑल्दो इन रियल लाइफ हो सकता है कि PE रेशियो थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास ये जो 365.725 की अर्निंग्स आ रही थी, इसको मैंने अपने URD के PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो है वो 2560.075 की मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अगला पार्ट क्या बोलता है? अगला पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट अ गेन इन मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी बाय कंपेयरिंग प्री एक्विजिशन मार्केट वैल्यू टू पोस्ट एक्विजिशन मार्केट वैल्यू। आप जो है वो ये कैलकुलेट करो कि कितना आपको गेन हुआ है मार्केट वैल्यू में नई कंपनी की, अगर आप उसको पुरानी कंपनी की मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हो। तो जनाब नई कंपनी की अब जो मेरे पास वर्थ या वैल्यू बन गई है, ये मार्केट वैल्यू है, सॉरी, नई कंपनी की जो मार्केट वैल्यू बन गई है ना वो बन गई है 2560.075।
ठीक है ना। अब गेन कितना है, गेन कितना है, देखिए ये वैल्यू 2560.075 थी और अब हो गई है, और पहले कितनी थी, पहले ये 2100 थी। पहले अगर ये 2100 थी और अब अगर ये 2560.075 हो गई है तो गेन जो है ना वो 460.075 का गेन है। ठीक है जी। अच्छा, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, नोट इंटायर गेन विल बी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सिंस स्काई कंपनी शेयर होल्डर्स आर नॉट गिवन एनी शेयर्स, दे आर पेड अ कैश अमाउंट। काइंडली सॉल्व द इंटायर समर 2011 यूआरडी का क्वेश्चन, आई हैव नॉट डिस्कस द राइट्स इशू पार्ट हियर। अच्छा देखिए, अब वो कहते हैं कि ये जितना भी गेन हुआ है ना ये सारा सारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा? क्योंकि काय के जो शेयर होल्डर्स थे वो नई कंपनी में शेयर होल्डर्स ही नहीं है, उनको हमने कैश दे दिया है। देखिए हमने क्या, हमने डेट इशू किया, डेट इशू करने से हमारे पास 1575 बैंक का है, बैंक डेबिट 1570, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट 1570, एक हाथ से पैसे आए, दूसरे हाथ से मैंने जो कंपनी खरीदी उस कंपनी के मैंने नेट एसेट्स परचेज कर लिए, नेट एसेट्स मेरे पास आ गए, नेट एसेट्स डेबिट 1575, और मैंने जो है ना वो कैश पे कर दिया उन शेयर होल्डर्स को 1575। तो इफेक्टिवली मैंने नई कंपनी कैश में खरीदी है। कैश आया लॉन्ग टर्म लोन के ज़रिए, वो लॉन्ग टर्म लोन के जरिए जो कैश आया वो कैश पे कर नई कंपनी के सारे ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज यानी कि कंपनी को परचेज कर लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास बैलेंस शीट पे अब दोनों कंपनीज हैं, और जो नई कंपनी को खरीदने के लिए हमने लोन लिया था उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बस ये कहानी है। ठीक है, ये अच्छा बड़ा क्वेश्चन था, इसको तसल्ली से आराम से दोबारा से करें। कोई कंफ्यूजन हो और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर लाजमी तौर पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।